4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब विधान भवन में चंदा चोरों के खिलाफ गरजे आदित्य ठाकरे। आखिर आदित्य ठाकरे ने सदन में किसको बताया राम मंदिर का लुटेरा और राम मंदिर में हुई लूट को लेकर क्या बोले राज ठाकरे। दरअसल दोस्तों, एक तरफ जहां राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र के विधान भवन में भी आज इसको लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ है। लेकिन विवाद उस समय ज्यादा गहरा गया जब आदित्य ठाकरे ने सदन में चिल्लाते हुए कहा कि राम मंदिर को लूटने वाले हमें सीख ना दे। वहीं इस दौरान आदित्य ठाकरे ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर में कथित चोरी के मामले, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने, महंगाई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा भाषण और विपक्ष पर दबाव जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं दूसरी तरफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने राम मंदिर में चंदा चोरी का जिक्र करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। तो कैसे चंदा चोरी को लेकर बीजेपी को घेरते हुए आदित्य ठाकरे ने हमला बोला और वहीं इसी को लेकर के राज ठाकरे का क्या कहना था, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल इन दिनों राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर पूरे देश भर में मामला गरमाया हुआ है। समूचा विपक्ष इसको लेकर बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने इस मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें महाआरती और प्रदर्शन शामिल है। पार्टी का कहना है कि रामलला की रक्षा भाजपा के लुटेरों से करानी होगी। लेकिन आज विधानसभा में ये मामला तब उठा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। तभी भाजपा नेताओं जैसे कि अतुल भटखलकर समेत अन्य नेताओं को जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने चिल्लाते हुए कहा कि राम मंदिर को लूटने वाले हमें सीख ना दे। अध्यक्ष महोदय, इथे सत्ताधारी पक्षातून तुम्ही सांगू नाही शकत. तुम्ही राम मंदिर लुटताय. चोर कुठले लुटताय ना, मला सांगू नये. जाधव साहेब, आपण चालू करा. भातकर साहेब खाली बसा. भातकर साहेब बसा खाली तुम्ही. खाली बसा, खाली बसा. मला सांगू नये. चला बसून घ्या. राम मंदिर बसून घ्या सगळे. चला नीट बोला, नीट बोला, नीट बोला, नीट बोला. वय बघा तुमचं. लय उन्माट आणि घमेंडखोर नुसता बसलाय कोपऱ्यात. प्रत्येक वेळी असा अहंकार असो. ठीक आहे. भातकर साहेब आपण बसा. जाधव साहेब आपण चालू करा. तुम्हाला अधिकार कोणी दिला? जाधव साहेब आपण चालू तुम्हाला करा. अधिकार कोणी दिला यांना बोलायचा? राम मंदिर जाधव साहेब आपण बोला. अरे राम मंदिराच्या चोऱ्या करणारे आहेत तुम्ही. चंदा चोर. ठीक आहे, बसून घ्या. आदित्य साहेब बसा, बसा, बसून घ्या. अब देखिए, एक तरफ जहां शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने सदन के अंदर आक्रामक तरीके से बीजेपी नेताओं को फटकारते हुए कहा कि राम मंदिर के लुटेरे उन्हें सीख ना दे, तो वहीं उन्होंने विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर में कथित चोरी के मामले, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने, महंगाई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा भाषण और विपक्ष पर दबाव जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। राम मंदिर में कथित आर्थिक गड़बड़ी का जिक्र करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, जो लोग राम मंदिर तक को लूट सकते हैं, दानपेटी तक नहीं छोड़ते, क्या उनके साथ कोई हाथ मिलाएगा? उन्होंने ये सवाल उन नेताओं पर तंज कसते हुए पूछा जिनके बीजेपी के साथ जाने की चर्चा चल रही है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के महायुति में शामिल होने की चर्चाओं पर आदित्य ठाकरे ने कहा, यह फैसला उस पार्टी का है। उन्होंने कहा, हमने हमेशा अपनी बात साफ और बेबाक तरीके से रखी है, हम जनता के साथ खड़े हैं। बीजेपी पर और तीखा हमला करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कितना भी दबाव डाला जाए हमारी सोच नहीं बदलेगी। बीजेपी हिंदुओं और देश हित के खिलाफ काम कर रही है। वहीं सदन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भाषा को लेकर आदित्य ठाकरे ने हमला बोलते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री के रूप में यह आखिरी विधानसभा सत्र होगा। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से दावा करते हुए कहा, फडणवीस को दिल्ली जबरदस्ती बुलाया जाएगा और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी अब उन्हें महाराष्ट्र में नहीं रखना चाहती। आदित्य ठाकरे ने कहा, उन्होंने 2 से सवा 2 घंटे तक भाषण दिया, बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उनकी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि शायद मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका आखिरी विधानसभा सत्र है। उन्हें जबरदस्ती दिल्ली भेजा जाएगा और केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी, जैसे शिवराज सिंह चौहान को दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस पर बैठे व्यक्ति से जनता सवाल पूछती है।
आलोचना भी होती है। जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। महाराष्ट्र इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि बीजेपी उन्हें महाराष्ट्र में नहीं रखना चाहती है। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनके बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या फिर शिंदे गुट का, ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर फडणवीस की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है तो उन्हें खुलकर ये बात कहनी चाहिए। वहीं कल्याण डोंबिवली नगर निगम के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ हुई मारपीट पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि आरोपी रमेश महात्रे का नगर सेवक पद तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी डॉक्टरों और नर्सों को न्याय मिलेगा। कल का जो भाषण था फडणवीस साहब का, एक तो बहुत सारी फिक्शनल बातें उन्होंने कही, मुंबई के बारे में हो, विकास के बारे में हो, कौन से राज्य में ये उन्होंने करके दिखाया, हमें एक बार दिखाए, पिक्चर देखने के लिए बुलाए, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो एरोगेंस था, ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चिन्ह है। और ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फडणवीस साहब का मुख्यमंत्री होने के नाते आखिरी सत्र है, इसके बाद वो केंद्र में मंत्री करके बुलाया जाएगा उनको। लेकिन जो उन्होंने कल महाराष्ट्र की जनता को धमकाया कि अगर आप सवाल पूछोगे, सोशल मीडिया पे वक्त होगे तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं इतना ही कहूंगा उन्हें कि साहब भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है तो गाली भी खानी पड़ेगी। जो बातें हम पूछ रहे हैं, जो बातें सिर्फ हम नहीं महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस कुर्सी पे आप हो, आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा। एक वन इतने सेम क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सिविल कोड या महाराष्ट्र में जल्दी लागू होगा, आज कमेटी भी उसकी फॉर्म हो गई। बात यही है, हमने पहले भी कहा था, पहले सड़क की जो लेवल है, क्वालिटी, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाए, जो सेवाएं देते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी लाए, जो सांसद है या विधायक है उनको जो फंड्स देते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाए, जो ईडी, आईटी, सीबीआई विरोधी पक्ष के घर पे जाती है, उनमें सत्ताधारी पक्ष पे जो आरोप होते हैं उन पे भी जाए, उस पे भी यूनिफॉर्मिटी लाए। बात सरल है कि जो प्रस्ताव होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा। प्रस्ताव क्या है देखेंगे, आप समर्थन करेंगे जो प्रस्ताव आएगा पहले बिल्कुल। लेकिन जो बाला साहब जी का हिंदुत्व था वो भाजपा का हिंदुत्व नहीं है। जो हमने राम मंदिर की मांग की थी, राम भक्तों के लिए की थी, इनके ट्रस्टी उसमें से पैसे खाए इसलिए नहीं है। और जो हर बात हमने की थी उसके खिलाफ भाजपा जा रही है, इसलिए जो प्रस्ताव आएगा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब देखिए, एक तरफ जहां आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर निशाना साधा, तो वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने राम मंदिर में दान चोरी के मामले को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कहा जाता है कि धर्म का अपमान हुआ। अगर 14 करोड़ रुपए की चोरी होती है, श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा से दिया गया धन चोरी हो जाता है, तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए क्या ये देश धर्म विरोधी है? बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि राम मंदिर में चोरी हुई, लेकिन बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। 15 ट्रस्टियों में से 12 की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वो 12 लोग आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं। राज ठाकरे ने आगे कहा कि 1400 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन वास्तव में कितनी चोरी हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर किसी दूसरे दल की सरकार होती और ये चोरी होती तो बीजेपी और आरएसएस क्या करते? आंदोलन करते, मोर्चे निकालते, लेकिन अब आपकी सरकार है, इसलिए कहा जाता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, राम मंदिर में कथित चंदा घोटाला का मामला अब सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी गूंज महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर राजनीतिक मंचों तक सुनाई दे रही है। आदित्य ठाकरे ने सदन के अंदर और बाहर बीजेपी पर तीखे हमले करते हुए सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं राज ठाकरे ने भी सवाल उठाया कि अगर श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े पैसों में गड़बड़ी हुई है तो फिर उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में बैठे लोग जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों को ही निशाना बना रहे। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को लगातार राजनीति से प्रेरित बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच होगी और सच जनता के सामने आएगा, या फिर ये मुद्दा भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के शोर में दबकर रह जाएगा? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।